नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ट्रू टाइम पर। आज हम बात करेंगे एक प्रेम कहानी की। आपने बचपन से ही बहुत सी प्रेम की कहानियां सुनी होगी और बहुत सी फिल्में देखी होगी, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। इन सभी प्रेम कहानियों और फिल्मों में एक जो खास और समान बात होती थी, वह थे इन कहानियों के जो प्रेमी जोड़े होते थे, इनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता था। ये अंतर पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक होता था। लेकिन ये प्रेमी इन सभी चीज़ों की परवाह किए बगैर अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे। लेकिन आज हम जिस प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं वो इन सभी प्रेम कहानियों से बहुत ही अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लोग थे, इनके बीच में किस तरह का प्रेम था ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। ये कहानी उस समय की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और यह उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और गुलाम भारत के एक मामूली से मुंशी अब्दुल करीम की है। इन दोनों के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। इस किताब का नाम है विक्टोरिया एंड अब्दुल, द ट्रू स्टोरी ऑफ क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, जिसे साराबानी बासु ने लिखा है। इन दोनों के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। इस फिल्म में विक्टोरिया का जो किरदार है उसे जूडी डेंच ने निभाया है और अब्दुल करीम का किरदार अली फजल ने निभाया है। आप सभी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच्ची प्रेम कहानी है जिसे ब्रिटेन के एक शाही परिवार के लोगों ने बहुत ही कोशिश की छुपाने और दबाने की, लेकिन ऐसा करने में वह लोग पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है 1863 में अब्दुल करीम से, जब वो 24 साल का था, जो कि आगरा के जेल में क्लर्क का काम करता था। उसकी जो सालाना तनख्वाह थी वो 60 रुपये थी। अब्दुल करीम के पिता भी उसी जेल में हकीम थे। जब महारानी विक्टोरिया 50 साल की हुई तो उनका जुबली समारोह मनाने की तैयारियां होने लगी। तो आगरा के जो जेल के अध्यक्ष थे, उन्होंने सोचा क्यों ना इस अवसर पर महारानी को एक तोहफा भेजा जाए। तो इस मौके पर उन्होंने 2 भारतीय नौकरों को तोहफे के रूप में लंदन भेजा। दोनों भारतीय नौकरों को खास तरह के कपड़े और पगड़ी पहनाकर भेजा गया ताकि वह कुछ अलग और खास तरह के दिख सके। यह जो 2 नौकर भेजे गए थे, इनमें से एक अब्दुल करीम था। अब्दुल करीम महारानी विक्टोरिया के करीब रहता था और धीरे धीरे वह महारानी के इतने नज़दीक आ जाता है कि बाकी तमाम लोग जो महारानी के खास और नज़दीकी लोग हुआ करते थे, वह सब दूर हो जाते हैं। लोग इनके बीच की नज़दीकियों से जलने लगते हैं। महारानी विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतने प्रभावित थी कि उन्होंने अब्दुल करीम को उर्दू सिखाने के लिए कहा, जिसके बाद अब्दुल करीम महारानी को उर्दू सिखाने लगे। अब्दुल ने महारानी विक्टोरिया को 13 सालों तक उर्दू सिखाया। बहुत कम लोगों को पता था कि महारानी विक्टोरिया को उर्दू पढ़ना और लिखना आता है। महारानी विक्टोरिया और अब्दुल करीम के बीच में जो दोस्ती या कहें कि जो प्रेम था, उसी का कारण था कि पहले जो इंग्लैंड में भारतीय भोजन चिकन करी जो लोकप्रिय थी, वो और भी अधिक लोकप्रिय हो गई थी। अब्दुल करीम महारानी विक्टोरिया के लिए चिकन करी, दाल पुलाव बनाते थे। महारानी विक्टोरिया ने 20 अगस्त 1887 को अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज मैंने अपने भारतीय नौकर के हाथों बनी बेहतरीन चिकन करी खाई है। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब महारानी विक्टोरिया ने चिकन करी का लुत्फ उठाया था। ब्रिटेन की जानी मानी खाद्य इतिहासकार एनी ग्रे अपनी किताब द ग्रीडी क्वीन ईटिंग विथ विक्टोरिया में लिखती है, ऐसा नहीं था कि अब्दुल करीम से पहले रानी विक्टोरिया ने पहले कभी चिकन करी नहीं खाई थी, लेकिन उस करी में और अब्दुल की बनाई हुई करी में बहुत ही अंतर था। उस करी में फलों, हल्दी और क्रीम का इस्तेमाल होता था और बचे हुए चिकन और सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती थी। लेकिन अब्दुल करीम के आने के बाद भारतीय रसोइयों ने सब कुछ अपने हाथों से करने लगे। वो हलाल ताज़ा चिकन का इस्तेमाल करते, वह रसोई में मौजूद किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करते, वो भारत से लाए गए मसालों का प्रयोग करते थे। 1880 के दशक में महारानी को हफ्ते में 2 दिन चिकन करी परोसी जाती थी। महारानी विक्टोरिया आम के बारे में नहीं जानती थी, तो अब्दुल करीम के कहने पर उन्होंने भारत से आम मंगवाया था। लेकिन जब वह आम लंदन पहुंचा तब तक वो खराब हो चुका था। अब्दुल करीम ने महारानी विक्टोरिया के दिल में भारत के लिए एक खास छवि बनानी शुरू कर दी थी। वैसे तो विक्टोरिया संपूर्ण भारत की महारानी थी, लेकिन वो कभी भारत आ नहीं सकी। भारत कैसा है उन्होंने अपनी आंखों से देख नहीं सकी। इसका कारण यह था कि वह समुद्र से यात्रा कर नहीं सकती थी। उनको भारत के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी।
वह चाहते थे कि उन्हें बताया जाए कि भारत कैसा दिखता है, भारत के गांव, गलियां, सड़कें कैसी हैं। इन सब चीज़ों को बताने में अब्दुल करीम ने उनका साथ दिया। अब्दुल ने भारत के बारे में बारीकी से महारानी विक्टोरिया को बताया। अब्दुल ने भारत की गर्मी, धूल, मिट्टी, मौसम, त्यौहार, यहाँ तक कि भारत की राजनीति के बारे में भी बताया। इन सब चीज़ों के कारण अब्दुल करीम की नज़दीकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह उनके साथ साये की तरह रहने लगे। एक बार जब अब्दुल करीम बीमार पड़ गए थे तो महारानी विक्टोरिया सारे प्रोटोकॉल, रूल्स तोड़कर उन्हें देखने के लिए उनके घर चली गई थी। जब अब्दुल बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गए थे तो रानी उन्हें देखने के लिए दिन में 2 बार उनके पास जाने लगी। वह अपना बैग भी साथ में ले जाती ताकि अब्दुल उन्हें लेटे लेटे उर्दू पढ़ा सकें। रानी चाहती थी कि मशहूर चित्रकार वॉन एंजली अब्दुल का चित्र बनाए। महारानी अब्दुल से इतनी प्रभावित हो गई थी कि वह 300 एकड़ की ज़मीन आगरा में अब्दुल करीम को दिलवाई और अपने तीनों राजमहलों में अलग अलग घर दिलवाए। उन्होंने अब्दुल करीम को अपने सीने पे पदक लगाकर चलने और तलवार रखने की भी छूट दी गई। महारानी ने आगरा में हकीम का काम करने वाले अब्दुल के पिता को भी पेंशन दिलवाने का आदेश दिया। महारानी विक्टोरिया के डॉक्टर सर जेम्स रीड अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस समय अब्दुल करीम के पिता उनके पास ब्रिटेन आए। उनके आने से 1 महीने पहले ही रानी ने एलेक्स प्रॉफिट को निर्देश दिया कि उनके कमरे को ठीक से सजा दिया जाए, सारी सुविधाओं की चीज़ों को कमरे में रखवा दिया जाए। अब्दुल के पिता के लिए हुक्के का भी इंतजाम किया गया था। अब्दुल के पिता पहले शख्स थे जो विंस्टर काउंसिलिंग में हुक्का पीने वाले पहले शख्स थे। अब्दुल के पिता को उस कमरे में गेस्ट के तौर पर ठहराया गया जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रुका करते थे। महारानी विक्टोरिया अपने पोते जॉर्ज से खास तौर पर कहा कि वह अपने साइन किए गए फ़ोटो की 2 प्रतिलिपियां अब्दुल करीम को दे ताकि वह एक फ़ोटो अपने पिता को भेज सके। अब सवाल ये उठता है कि महारानी विक्टोरिया और अब्दुल करीम के बीच में किस तरह के संबंध थे। क्या वह दोनों प्रेमी प्रेमिका थे या सिर्फ अच्छे दोस्त थे या उनके बीच माँ बेटे जैसा संबंध था। यह हम बता नहीं सकते कि उनके बीच में किस तरह का संबंध था, क्योंकि इस बारे में आज तक कुछ पक्के सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन महल के लोग पीछे में इन दोनों के बारे में तरह तरह के बातें करते थे। एक बार महारानी विक्टोरिया अब्दुल को अकेले हाईलैंड के एक कॉटेज में अपने साथ ले गई थी, लेकिन इनके बीच में वहाँ क्या हुआ था इस बारे में उन दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं। लेकिन ये सच है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी लगाव था। इसका परिणाम हमें उन पत्रों में मिलता है जो महारानी विक्टोरिया अब्दुल करीम को दिन में 6 बार लिखती थी। अब्दुल हमेशा महारानी के साथ देखे जाते थे, जिसकी वजह से दरबार में लोग तरह तरह के बातें करते थे। अब्दुल करीम के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने जॉन ब्राउन की जगह ले ली थी। अब्दुल से पहले जॉन ब्राउन महारानी के सहायक हुआ करते थे। 23 जनवरी 1901 में जब महारानी विक्टोरिया का देहांत हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके परिवार को बुलाया गया तथा महारानी के नज़दीकी लोगों को बुलाया गया। सबसे आखिरी में अब्दुल करीम को महारानी के पार्थिव शरीर को देखने की इजाज़त दी गई। उनके पार्थिव शरीर को एकांत में देखने वाले आखिरी व्यक्ति अब्दुल करीम थे। महारानी के अंतिम संस्कार के कुछ समय भीतर ही अब्दुल करीम के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर पर छापा मारा गया और उनसे कहा गया कि वह सारे पत्र वापस कर दे जो उन्हें महारानी विक्टोरिया ने लिखे थे। फिर उन्हीं के सामने सारे पत्रों को जला दिया गया। वहाँ पर उनकी पत्नी और भतीजा भी था मौजूद। उन्हीं के सामने उनको बहुत बेइज्जती किया गया। उनसे कहा गया कि अब तुम भारत वापस चले जाओ। महारानी ने उनको बहुत सारा ज़मीन आगरा में दिया था। वह इंग्लैंड से आकर वहीं वापस रहने लगे, जहाँ 8 साल बाद 1909 में उनका देहांत हो गया। और इस तरह महारानी विक्टोरिया और अब्दुल करीम के बीच का जो संबंध की कहानी था उसका अंत हो जाता है, लेकिन अपने पीछे प्रश्न छोड़ के चला जाता है कि इन दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार के थे। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के संबंध होंगे? हमें कमेंट करके बताएं और हमें अब इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ अपने इसी ट्रू टाइम चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद।